नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। जातीय राजनीति बिहार के चुनाव में पूरी रंगत पर है और इन सब के बीच पाकिस्तान में पटाखे फूटने को लेकर सवाल संवैधानिक भी खड़ा किया जा रहा है। लेकिन सवाल आज शुरुआत करेंगे दस्तक की। दरअसल किसी भी सरकार के 1 बरस पूरे होते हैं तो लगता है कि अब जश्न मनेगा, जश्न नहीं मनेगा तो लगता ऐसा है कि सादगी के साथ कम से कम बताया तो जाएगा हमने किया क्या। लेकिन यह किसे पता था कि दरअसल 31 अक्टूबर 2014 को जो सरकार शपथ लेती है वह 30 अक्टूबर 2015 को अपने ही सहयोगी के साथ दो हाथ करने के लिए खड़ी नजर आती है। अंदाज देख लीजिए जरा इस रिपोर्ट में। पण जर का इकडे राहून माझ्या शिवसैनिकाला तडीपार करण्याची नोटीस देणार असेल तर हे सरकार भी तडीपार केल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा। तो ये तेवर सत्ता के हैं और सत्ता के ही खिलाफ हैं, यानी अपनों के खिलाफ हैं। और महाराष्ट्र की सत्ता को आज 1 साल पूरा हुआ तो जश्न तो दूर की बात, धमकी दी जा रही है। सरकार को ही तड़ीपार करने के हालात भरी धमकी, यानी शब्दों के जरिए सीधे भेदा जा रहा है। तो क्या महाराष्ट्र में सरकार के दिन पूरे हो चले हैं? क्योंकि धमकी का मिजाज अगर गंभीर है तो राज्य के सीएम की भी धमकी है, शिवसेना हमें पंजा ना दिखाए। ये पंजा कांग्रेस एनसीपी देखकर डर सकती है, लेकिन बीजेपी के पास तो मोदी जैसा शेर है। की आमची वैरी पाहिली पण वाघाचा पंजा नाही बघा। आता वाघाचा पंजा आम्हाला काय दाखवतो? वाघाचा पंजा दाखवायला काँग्रेस राष्ट्रवादीला दाखवते घाबरते, आम्ही थोडी घाबरणार। अरे वाघाच्या चपड्यात घालून हात मोजी तो हात जात ही आमची तो क्या वाकई महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली है या यह सब कल्याण डोंबिवली निकाय चुनाव में जीत के लिए तेवर दिखाने का खेल है? यह खेल हो या ना हो, दोनों ही हालात पहली बार खुले तौर पर दिखला रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं चल रही बल्कि सियासत उफान पर है। क्योंकि आज कल्याण डोंबिवली चुनाव की रैली के बीच ही शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंप दिया और उद्धव ठाकरे ने भी मंच पर जाकर यह पूछा कि अगली कैबिनेट कब होगी, और मंगलवार को कैबिनेट है तो यह कहकर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि उनके कार्यकर्ताओं को तड़ीपार नहीं करें, नहीं तो सभी इस्तीफा दे देंगे। एकनाथ तुम्ही आहात, आणखीन कोण कोण मंत्री असतील इकडे? दादा भुसे तुम्ही आहात, तुमची कॅबिनेट कधी आहे? मंगळवारी कॅबिनेट आहे। कोणतेही विषय सुरू करण्याच्या आधी मला डाळीच्या भावावरचं आणि महागाईवरचं उत्तर मुख्यमंत्र्यांकडनं पाहिजे। दिवाळीच्या आत मला डाळीचे भाव तुम्ही करून देताय की नाही हे मला सांगायचं उत्तर मला त्यांच्याकडनं पाहिजे। जर मला असं वाटलं की खरंच हे सरकार मस्तीमध्ये वागतंय तर मी पूर्णपणे सरकारचा पाठिंबा काढून या सरकारला रस्त्यावरती आणल्याशिवाय राहणार। तो धमकी का मिजाज इतना भरी नहीं है, वह सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता की उल्टी गिनती दिखाने भर का भी नहीं है, बल्कि शिवसेना तो अपने पंख फैला रही है। और बिहार चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष ने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज अमित शाह को उसे लेकर भी ये कटघरे में खड़ा कर दिया कि दरअसल मुंबई में पाकिस्तान की हिमायत और बिहार में पाकिस्तान को निशाने पर लेने का मतलब है क्या? देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे पर तीखे शब्दों में हमला बोल दिया। स्थानीय चुनाव के बाद ये हमले भले ही रुक जाए लेकिन इनकी गूंज आने वाले दिनों तक सुनाई देगी। डोंबिवली से विक्रांत चौहान के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। मुश्किल सिर्फ आपसी टकराव का नहीं है, मुश्किल दरअसल जनता के साथ है। और सवाल अब मुंबई नहीं बल्कि लातूर में एक दृश्य नजर आया। आरटीआई कार्यकर्ताओं की पिटाई सरेआम की गई, मुंह पे कालिक पोत दी गई और उसके बाद जो नजारा था उसमें भी खुलकर गाली गलौज की गई उसके साथ। क्या कहना था? जिस आरटीआई कार्यकर्ता के साथ हुआ उसने पुलिस से संरक्षण भी मांगा था, संरक्षण नहीं मिला उसे। लेकिन इन सब के बावजूद भी दूसरी तरफ सत्ताधारी शिवसेना है तो उसकी बोली, उसकी गूंज खुलकर सुनाई दे रही है। मला पोलीस संरक्षण पाहिजे म्हणून ॲप्लिकेशन दिलेलं आहे, तर आजपर्यंत माझ्या अर्जावर कुठलाही त्यांनी विचार केलेला नाही आहे। वारंवार त्यांना जाऊन भेटलो तरी शेवट माझ्यावर प्राणघातक हल्ला झाला तरी ते त्याची दखल घ्यायला तयार नाही। आरटीआई कार्यकर्ता होतो, ब्लॅकमेलर। शाहू कॉलेज म्हणजे लातूरच्या प्रत्येक नागरिकाचा स्वाभिमानाचा विषय आहे। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र में गवर्नेंस है या नहीं है इसका भर नहीं है। इस देश के भीतर
राजनीतिक तौर पर चुनाव जीतना हो तो जो भी बिसात पर दांव चले जा सकते हैं चले जाएंगे। कुछ यही नजारा अब नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री समझ गए बिहार की राजनीति में सेंध लगानी है तो फिर जाति शब्द आएगा ही। मैंने पिछड़ापन देखा है, इस परिस्थिति में कैसे गुजारा करना पड़ता है इसके दर्द को मैं जी चुका हूं और इसलिए उनकी रक्षा के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं तो पिछड़ा हूँ, मैं तो अति पिछड़ा हूँ। मैं जरा नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश के पिछड़े को विकास की बात करने का हक भी नहीं है क्या? ना मैं पिछड़ा हूं तो क्या मैं विकास पर बोल भी नहीं सकता हूं क्या? अगर मैं अति पिछड़ा हूं तो मैं विकास की चर्चा नहीं कर सकता हूं क्या? दरअसल जातीय राजनीति और जाति वोट बैंक बिहार में अगर है, सवाल उसका नहीं है। सवाल इसका है कि दरअसल जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के दौर में जिस कभी जातीय राजनीति का जिक्र हुआ नहीं, इस बार क्यों? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। जातिवाद की राजनीति बहुत हो चुकी, अगड़े और पिछड़े की राजनीति भी बहुत हो चुकी। यह झूठ भी नहीं है। हिंदुत्व के आश्रय या हिंदू राष्ट्र की सोच के दायरे में जनसंघ से लेकर बीजेपी तक ने जातीय राजनीति को हमेशा खारिज ही किया है। इसीलिए 25 बरस पहले मंडल के सवाल को हाशिए पर ढकेलने के लिए बकायदा कमंडल की राजनीति भी देश में शुरू हुई और सत्ता में रहते हुए वीपी अडवाणी टकराए भी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ही नहीं बल्कि संघ परिवार ने भी सोशल इंजीनियरिंग का पाठ कुछ इस तरीके से याद किया कि झटके में देश के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जाति की जानकारी देश को मिल गई। फिर सत्ता में आते ही जाट आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी मोदी सरकार नहीं चूकी और बिहार चुनाव आते आते तो बीजेपी अध्यक्ष भी खुले तौर पर पीएम की जाति बताने से नहीं चूके। हम सत्ता में तो कम रहे हैं मित्रों, बहुत कम रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। असल में सवाल जातीय राजनीति का नहीं है, सवाल है कि सत्ता को लेकर पहली बार खुले तौर पर विचारधारा को पीछे ढकेला गया है, वह भी संघ परिवार की विचारधारा को। क्योंकि एक दौर में राम मनोहर लोहिया के साथ खड़े होकर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोहिया की इस सोच से खुद को अलग किया था कि जाति भारत का सच है। क्योंकि आरएसएस से निकले जनसंघ के सामने हिंदू राष्ट्र ही एक सपने की तरह रहा और तब की जनसंघ और आज की बीजेपी ये कहने से कभी नहीं इससे पहले कतराई कि संघ में जातीय आधार पर कभी भेदभाव हुआ ही नहीं। इसके लिए महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के संघ के शिविर में आने का जिक्र भी बार बार किया गया, अब भी किया जाता है। लेकिन पहली बार संघ के स्वयंसेवक से पीएम बने मोदी ने ही कई बार पब्लिक रैली में अपनी जाति का जिक्र किया। अति पिछड़ा होने का क्या कष्ट होता है वो मैंने जिया है। क्या मैं दलित माँ का बेटा हूँ इसलिए मैं विकास की बात नहीं कर सकता हूँ? एक बार जोरदार। तो यह सवाल उठना ही था कि वोट बैंक की सियासत जातीय राजनीति से आगे निकल नहीं पाई है। ध्यान दें तो संघ के भीतर भी एक बड़ा परिवर्तन संसदीय चुनावी लोकतंत्र को लेकर आया। 2014 के चुनाव के वक्त राजनीतिक तौर पर संघ की सक्रियता खुलकर दिखी और उसके बाद से लगातार ये सक्रियता बढ़ी हुई है और सरसंघ चालक ने इसे हिंदू जागरण के तौर पर भी देखा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पहली बार बीजेपी में भी जातीय वोट बैंक चुनावी राजनीति की बिसात का वजीर बनकर उभरा है। क्योंकि मोदी राजनीति के सधे हुए खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं, जिन्हें मालूम है कहां जाति की राजनीति करनी है कहां नहीं। या फिर यह माना जाए कि बिहार चुनाव में मोदी लालू प्रसाद यादव के ट्रैप में फंस गए, क्योंकि लालू ने चुनाव शुरू होते ही मंडल कमंडल की राजनीति की और प्रधानमंत्री मोदी के विकास के एजेंडे को डिरेल कर दिया। या फिर ये मान लिया जाए कि मोदी को अंदाजा है कि बिहार में बिना जाति कार्ड खेले जीत मुमकिन नहीं और बिहार चुनाव सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो चला है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जो भी कहें, दरअसल नरेंद्र मोदी ही नहीं बीजेपी अध्यक्ष भी इसे बाखूबी समझ रहे हैं कि बिहार चुनाव में जीत हार का मतलब सिर्फ बिहार की सत्ता का आना या नहीं आना भर नहीं है, बल्कि इसके हारने जीतने के साथ ही दिल्ली की सियासत का उफान भी है और
दिल्ली की सियासत में सेंध लगना भी है। अगर ध्यान दे तो इस दौर में एक सवाल सबसे बड़ा हो चला है, जिसके पास राजनीतिक सत्ता है वो हर संवैधानिक संस्थान हो या फिर किसी भी तरीके की कोई नियुक्ति का सवाल क्यों ना उठाओ देश के भीतर, माना यही जाता है कि सत्ता अगर उसके पास है तो उसी हिसाब से देश को चलना होगा। यहां तक कि संविधान के हर पिलर को भी उसके अनुकूल ढलना होगा। इस सवाल का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सवाल बिहार के चुनाव के भीतर ही उठा है। अगर जीत गए तब तो ठीक, हार गए तो पाकिस्तान में दिवाली मनेगी। इसके मतलब क्या है और मायने क्या है, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, फटाके पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। क्या ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए महज चुनावी दांव है या फिर चुनाव जीतने के लिए देश की संप्रभुता से खिलवाड़? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि चंद दिनों पहले ही अरुण जेटली ने जजों की नियुक्ति के मामले में संसदीय लोकतंत्र की दुहाई दी और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट से बार बार ऊपर भी बताया। कैबिनेट मंत्री जेटली तो ब्लॉग में ये लिखने से भी नहीं चूके कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसे लोगों की निरंकुशता चल नहीं सकती जो चुने नहीं गए हों। सिर्फ न्यायपालिका ही संविधान का मूल आधार नहीं है। संसदीय लोकतंत्र संविधान का सबसे अहम मौलिक ढांचा है। प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, कानून मंत्री सभी संविधान के मूल आधार का हिस्सा है। वे लोगों की इच्छा की नुमाइंदगी करते हैं। तो सवाल है कि अगर सरकार ही कोलेजियम के मामले में संसदीय लोकतंत्र को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक ढांचा मानती है तो फिर चुनाव सबसे महत्वपूर्ण पिलर भी है जो कि देश की संप्रभुता से जुड़ा है। ऐसे में अगर सत्ताधारी दल के नेता ही चुनावी जीत हार को पाकिस्तान के जश्न से जोड़ते हैं तो क्या यह सीधे देश की संप्रभुता पर ही सवालिया निशान नहीं है? ऐसी भाषा बोलना लोकतंत्र में किसी के न सिर्फ पैट्रियटिज्म पर सवाल उठाना है बल्कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करना है। बिहारियों के राष्ट्रवाद का अपमान करने, हमारे राष्ट्रवाद को चुनौती देने, इसको इन सब धाराओं को लेकर भाजपा के नेताओं पर और अमित शाह जी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और अगर इसे सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण करने की सोच से भी जोड़ा जाए तो भी सवाल है, क्या संसदीय लोकतांत्रिक चुनाव में जीत हार का असर पाकिस्तान से जोड़कर देखने का मतलब है क्या? क्या मौजूदा दौर में पाकिस्तान राजनीतिक दलों की सियासत का प्यादा बन गया है? क्योंकि मुंबई में शिवसेना पाकिस्तान को निशाना बनाती है तो बीजेपी पाकिस्तानी कलाकारों की हिमायती बन जाती है और बिहार चुनाव में पाकिस्तान को आतंकी देश से जोड़कर बीजेपी विपक्षी दलों को वोट देने पर पाकिस्तानी जीत करार देती है। अरे हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो वो कम्युनलिज्म हो जाएगी, हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो वो कम्युनलिज्म हो जाएगा। तो अगर उनकी कम्युनलिज्म की डेफिनेशन और परिभाषा यही है और उनका सेकुलरिज्म की डेफिनेशन और परिभाषा यही है तो बिहार के लोग जवाब दे देंगे। हो जो भी, लेकिन यह सवाल तो उठेगा ही, क्या मौजूदा वक्त में चुनावी जीत के लिए संसदीय लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है या फिर सत्ता की ताकत संविधान की मूल भावना को ही हाशिए पर ढकेलने तक के लिए तैयार हो चुकी है? हो जो भी, लेकिन इस बयान ने इस बात के संकेत जरूर दे दिए हैं कि दरअसल सामाजिक तौर पर वोटों के ध्रुवीकरण के मद्देनजर लकीर खींचने के लिए अब सत्ताधारी दल भी घबराता नहीं है और विपक्ष दूसरी तरफ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जातीय राजनीति से आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब चुनाव भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पिलर है तो ऐसे में भारतीय चुनाव को विदेशी जश्न, वह भी पाकिस्तान की जश्न से जोड़ा कैसे जा सकता है? कि इसका दर्द होना चाहिए उन लोगों को जिनके लिए कहा गया है। इसीलिए हमने कहा कि अजीब लोग हैं, क्या क्या पते छिपाते हैं, कहीं पे चोट लगी है कहीं बताते हैं। और इन सब के बीच सवाल यही है कि देश के भीतर अगर राजनीतिक स्थिति कुछ ऐसी है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि भी भारत पर पड़ रही है। मूडीज ने प्रधानमंत्री मोदी को चिताया है। रिपोर्ट देखें। आर्थिक विकास की उड़ान को मापने वाली मूडीज ही प्रधानमंत्री मोदी को चेता रही है कि भारत में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं वो विकास के लिए खतरे की घंटी है। तो इसका मतलब है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा खुद को विकास से जोड़ा और साख निर्धारण एजेंसी मूडीज एनालिटिकल ने आज ही प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया कि वे अपने पार्टी के सदस्यों की बयानबाजी पर लगाम नहीं लगा पाए तो देश घरेलू और वैश्विक स्तर पर
विश्वसनीयता खो सकता है। यानी देश में जो माहौल है उसने साख का संकट तो पैदा किया ही है। मूडीज एनालिटिक्स ने तो अपनी रिपोर्ट भारत का परिदृश्य संभावनाओं की तलाश में एक जगह यह तक लिख दिया, हाल में सरकार ने भी स्वयं अपने लिए कोई अच्छा काम नहीं किया क्योंकि बीजेपी के कई सदस्य विवादित टिप्पणी करते रहे। यूं प्रधानमंत्री मोदी ने आमतौर पर राष्ट्रवादी तत्वों की टिप्पणियों से खुद को अलग या कहीं दूर रखा है, पर जिस तरह देश में बढ़ते असहिष्णुता के माहौल को लेकर राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की और बड़ी तादाद में साहित्यकार, फिल्मकार या अन्य शख्सियतों ने सम्मान लौटाए, उससे दुनिया में भारत की छवि को लेकर सवाल तो उठे ही हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को अगर इसमें राजनीतिक साजिश नजर आ रही है और ऐसे में अब सरकार ही नहीं संघ भी खुलकर इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है, तो फिर रास्ता जाता किधर है? ये सारे सवाल, लेकिन इन सवालों के बीच इस देश की खुरदुरी जमीन का भी एक सवाल किसानों का। सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा, किसानों की फिक्र आपको नहीं है। हम सब मिलकर के किसानों के कल्याण के लिए इस चुनाव के मैदान में लड़ रहे। चुनाव प्रचार में भी किसानों की बात और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले भाषण में भी नरेंद्र मोदी ने किसानों का जमकर जिक्र किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों की आत्महत्या का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को किसानों का हितैषी बताती है, लेकिन हकीकत क्या है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये साफ कर देती है। बहरहाल 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को इस मामले में अपना हलफनामा देना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद जुर्माना दोबारा देना पड़े। किसान बेहाल हैं, कहीं सूखा, कहीं बारिश, तो कहीं कर्ज का संकट उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा है। बीते 10 साल में करीब 1,66,000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। सिर्फ 2014 में ही 12,360 किसान और खेतिहर मजदूरों ने खुदकुशी की। किसानों की खुदकुशी के मामले पर सरकार की सोच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 20 अगस्त तक हलफनामा मांगा था।